साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि कल यानी 4 जून को जो मतगणना होगी, वोटों की गिनती होगी, उसमें धांधली नहीं धांधला होगा। तो नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी का जो गिरोह है, उस गिरोह ने पूरी तैयारियां कर ली है जनादेश की चोरी करने की। और जनादेश की इस चोरी में चुनाव आयोग की भी मिली भगत रहेगी। जो हमारे तड़ीपार गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने तो जिलाधिकारियों को फोन पर धमकाना भी शुरू कर दिया है। अब पूरा वीडियो आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, लोकसभा चुनाव आप जानते हैं संपन्न हो चुके हैं। 7 चरणों में चुनाव थे। 543 सीटों के लिए चुनाव हुए। 272 जादुई आंकड़ा है, यानी 272 सीटें जिस पार्टी या गठबंधन को मिल जाएगी उसकी सरकार बन जाएगी। और इस प्रचंड गर्मी में जब सूरज से आग बरस रही थी, तब भी जमकर चुनाव प्रचार हुआ। दोनों पक्षों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पक्ष ने और विपक्ष ने। उसके बाद एग्जिट पोल परसों आए। 1 जून को, जिस दिन 7वें चरण का मतदान था, उसके पूरा होने के बाद शाम से एग्जिट पोल आने लगे। अब देखिए इस देश में कितना बड़ा खेल हो रहा है। खेल ये हो रहा है कि मोदी और अडानी के गिरोह ने 2 एजेंसियों के माध्यम से जनादेश की चोरी करने की तैयारियां की है और पिछले दरवाजे से अपनी सरकार बनाने की तैयारियां की है। पहली एजेंसी है चुनाव आयोग और दूसरी एजेंसी है गोदी मीडिया। आज मैं दोनों का पर्दाफाश करने जा रहा हूं, इसे ध्यान से सुनिए। जो भारत निर्वाचन आयोग है, चुनाव आयोग है, वो एक संवैधानिक संस्था है। भारतीय संविधान में उसका प्रावधान किया गया है। और हिंदुस्तान, जिसको दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, आप जानते हैं वहाँ चुनाव आयोग की कितनी बड़ी भूमिका है। और चुनाव आयोग का पहले तो उतना भौकाल नहीं था, पहले लोग उतना डरते भी नहीं थे। लेकिन टी.एन. शेषन साहब जब मुख्य चुनाव आयुक्त बने, तो शेषन साहब के समय में चुनाव आयोग को बिल्कुल एक नई दिशा मिली, एक नई दशा मिली। और शेषन साहब के समय में चुनाव आयोग का खौफ लोगों के मन में समा गया। उसके बाद ही लोग आचार संहिता और बहुत सारी चीज़ों से परिचित हुए। उसके पहले तो बूथ कैप्चरिंग भी होती थी, लेकिन शेषन साहब के बाद वो सब इतिहास की बातें बन गई। लेकिन अभी का जो भारत निर्वाचन आयोग है, उसकी विश्वसनीयता बहुत ही संदेह के घेरे में है। सोशल मीडिया पर तो चुनाव आयोग का नाम लोगों ने मजाक में रख दिया है केंचुआ। केंचुआ आप जानते हैं कीड़ा होता है, उसको बिहार में बहुत लोग चाली भी कहते हैं, इंग्लिश में उसको अर्थवर्म कहते हैं। तो चुनाव आयोग का नाम लोगों ने रख दिया है केंचुआ। केंचुआ का फुल फॉर्म है केंद्रीय चुनाव आयोग। ऐसे लोगों का कहना है कि जिस तरह केंचुआ रीढ़ विहीन होता है, उसमें रीढ़ नहीं होती है, वैसे ही भारत का जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, वो रीढ़ विहीन है, स्पाइनलेस है। और बहुत हद तक ये जो आरोप है वो सही भी है। चुनाव आयोग को कुछ लोग मजाक में चूना आयोग भी कहते हैं कि चूना आयोग है, इसका काम इस देश की जनता को चूना लगाना है। और चुनाव आयोग ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिससे उसकी जो विश्वसनीयता है उस पर उंगलियां उठ रही हैं। अब इसी चुनाव में आप देखिए, हर चरण के मतदान के बाद कायदे से चुनाव आयोग के वेबसाइट पर मतदाताओं की संख्या दी जाती है कि इस चरण में इतने मतदाताओं ने वोट डाले। और इस बार ऐसा हुआ कि 7 चरणों के दौरान वे जो आंकड़े थे वो लगातार बदलते गए। और ऐसा माना जाता है कि लगभग 2.5 करोड़ मतदाता, ऐसा लगा कि चुनाव आयोग ने अपनी ओर से जोड़ दिया। मतलब शुरू के चुनाव आयोग के आंकड़ों में जो मतदाता नहीं थे वो बाद के आंकड़ों में आते चले गए। और ऐसे मतदाता कोई 10, 20 या 50 नहीं है, 2 करोड़ से भी ऊपर है। तो लोगों की कोई बात हजम नहीं हो रही है कि भाई ये जो 2 करोड़ से ज़्यादा मतदाता जोड़े गए, ये कहाँ से आए हैं। और क्या चुनाव आयोग इन मतदाताओं के जरिए किसी बहुत बड़े खेल की तैयारी कर रहा है? क्या इन फर्जी मतदाताओं के जरिए भाजपा को जिताने की कोशिश की जाएगी? उसमें जो फॉर्म 17 होता है, उस फॉर्म 17 के मामले में भी चुनाव आयोग ने कोई पारदर्शिता नहीं बरती है। दूसरा खेल जो चुनाव आयोग ने किया वो क्या है, वो समझिए।
जब आप ईवीएम में बटन दबाते हैं तो ईवीएम से एक पर्ची निकलती है, इसे कहते हैं वीवीपैट। वीवीपैट का फुल फॉर्म होता है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ये पर्ची 8 सेकंड तक बाहर रह के अंदर चली जाती है और पर्ची में दिखाया जाता है कि जिस निशान पर आपने बटन दबाया उसी निशान को वोट गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, कुछ लोगों ने की थी, बुद्धिजीवियों ने, नागरिकों ने, कि 100% वीवीपैट का मिलान होना चाहिए मतगणना के रोज। मतलब ये हुआ कि जितने लोगों ने ईवीएम पर बटन दबाए हैं, किसी पार्टी को जितने वोट ईवीएम के जरिए मिले, वीवीपैट का मिलान करके देखा जाना चाहिए कि उतने ही वोट क्या वीवीपैट में भी उस पार्टी को गए हैं। अगर नहीं गए हैं तो इसका मतलब कि कुछ गड़बड़ हुई है। लेकिन चुनाव आयोग ने ये बात नहीं मानी। चुनाव आयोग ने बड़ा ही एक कुतर्क दिया, थोथी दलील दी सुप्रीम कोर्ट में। चुनाव आयोग ने कहा कि यदि 100% वीवीपैट का मिलान किया जाएगा तो मतगणना में बहुत देर लग जाएगी, नतीजा होने में बहुत देर लग जाएगा। अब ये देर की बात तो बहुत अजीबोगरीब है। मैं जब हाई स्कूल में पढ़ता था तो उस समय तो ये ईवीएम था नहीं, उस समय बैलेट पेपर से वोट डाले जाते थे मतपत्र के जरिए। और उस समय मुझे याद है कि मतगणना जो होती थी वो कई कई दिन तक चलती थी। 23वें चरण की मतगणना हो रही है, 24वें चरण की मतगणना फिर रात हो जाती थी, लोग सोने चले जाते थे, सुबह उठ के फिर रेडियो खोलते थे तो अभी 70वें चरण की मतगणना जारी है, इस तरह से होता था। और तो और जब मैं आईपीएस बन के ट्रेनिंग में था मुजफ्फरपुर में, ये मैंने आपको 96 की बात बता रहा हूँ, वहाँ अहियापुर बाजार समिति में मतगणना केंद्र था, वहाँ मेरी ड्यूटी लगी हुई थी। वहाँ भी इसी तरह तक कई दिनों तक मतगणना चली थी। अब तो ईवीएम आ गया है तो कुछ घंटे के अंदर आपको 8 बजे से मतगणना शुरू होती है, 12 बजे तक लगभग स्थिति स्पष्ट हो जाती है, 4 घंटे में। तो इसमें चुनाव आयोग का ये कहना कि वीवीपैट के मिलान से देर हो जाएगी, ये बात हजम नहीं होती है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने पूरे चुनाव के दौरान खुद को भाजपा के एजेंट के रूप में साबित किया। आपने देखा कि जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उन्होंने जगह जगह जाके नफरती भाषण दिए, जहर की उल्टी की, कहीं मंगलसूत्र का मुद्दा उठाकर लोगों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काना चाहा। एक सभा में उन्होंने कहा कि संडे को छुट्टी होती है, संडे तो ईसाइयों का दिन होता है। तो कायदे से इन भड़काऊ भाषणों के लिए चुनाव आयोग को मोदी पर एफआईआर का आदेश देना चाहिए था, उनको लिखित में चेतावनी देनी चाहिए थी, उनकी सभाओं पर प्रतिबंध लगाना चाहिए था। लेकिन नरेंद्र मोदी घूम घूम कर जहर की उल्टी करते रहे, मुसलमानों के खिलाफ भड़काते रहे, लोगों को ईसाइयों के खिलाफ भड़काते रहे और चुनाव आयोग कान में तेल डाल के बैठा रहा। हो सकता है राजीव कुमार को रिटायर होने के बाद गवर्नर बनना हो, मैं नहीं जानता उनका क्या एजेंडा है, लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसा किया। तो ये तो चुनाव आयोग की बात हुई। दूसरी जो एजेंसी है मोदी की, जो धोखाधड़ी करेगी, गड़बड़ झाला करेगी, वो है गोदी मीडिया। गोदी मीडिया आप जानते हैं वैसे टीवी चैनलों को कहते हैं जो कि मोदी के दलाल टीवी चैनल्स हैं, जैसे कि एनडीटीवी है। एनडीटीवी को गौतम अडानी खरीद चुका है और इस वजह से आप जानते हैं रवीश कुमार को एनडीटीवी छोड़ना भी पड़ गया। और इस तरह के बहुत सारे जो गोदी मीडिया के चैनल्स हैं, जी न्यूज़ वगैरह, इन लोगों ने एग्जिट पोल में दिखाना शुरू कर दिया कि प्रचंड बहुमत आ रहा है एनडीए को, 300 सीट, 325 सीट, 315 सीटें, समझे ना। और ऐसा लग रहा था कि कहीं से पीएमओ से इनको आदेश मिल रहा है, प्रधानमंत्री कार्यालय से, और उसी आदेश के मुताबिक ये लोग आंकड़े बता रहे हैं। उसमें कुछ तो हास्यास्पद स्थिति पैदा हो गई। एक न्यूज़ 24 चैनल है, उसने राजस्थान में भाजपा को 33 सीटें दी और राजस्थान में कुल सीटें हैं 25। अब देखिए इससे बड़ा अनर्थ क्या होगा कि कुल सीटें राजस्थान में 25 है और उसमें से 33 सीटें भाजपा जीत रही हैं। तो इस तरह से, और एक चैनल का मैं देख रहा था, उसने भी उतनी सीटें भाजपा को दे दी थी जितनी सीटें वहाँ टोटल नहीं है उस प्रदेश में। तो इन लोगों ने जो कहता है ना कि हद कर दी। जबकि तो देश के एक बहुत बड़े चुनाव विश्लेषक हैं, आप नाम सुनते होंगे योगेंद्र यादव का, मैं बराबर उनका देखता हूँ यूट्यूब पर। योगेंद्र यादव डंके की चोट पर कह रहे हैं कि भाजपा और उसके सहयोगियों को 250 से ज़्यादा सीटें नहीं मिलेंगी, हो सकता है 230 तक ही सिमट जाए। तो जो एक निष्पक्ष चुनाव विश्लेषक है वो आपको 250 सीटें दे रहा है मैक्सिमम, और आप कह रहे हैं कि 300 मिल जाएगा, 335 मिल जाएगा, 340 मिल जाएगा। ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है जिससे कि देशवासियों को और विदेश में भी लोगों को मानसिक रूप से तैयार कर दिया जाए कि मोदी की प्रचंड जीत हो रही है, और जब 4 जून को पिछले दरवाजे से बेईमानी से मोदी को जिताया जाए तो लोगों में हल्ला गुल्ला नहीं मचे। गोदी मीडिया की ये रणनीति है, मैं आपको इस पर आगाह करता हूँ।
अब देखिए कुछ और असामान्य घटनाएं इस देश में हुई है, जैसे कि भारत के सेनाध्यक्ष जो होते हैं, आर्मी चीफ जो होते हैं, वो रिटायर कर रहे थे, उनको सेवा विस्तार दे दिया गया। जहां तक मेरी जानकारी है, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी रिटायर कर रहे आर्मी चीफ को, सेनाध्यक्ष को सेवा विस्तार दिया गया। मुझे ये भी नहीं मालूम कि क्या सेवा विस्तार देने के पहले चुनाव आयोग की अनुमति ली गई थी, क्योंकि उस दौरान आचार संहिता लागू थी। अगर चुनाव आयोग की अनुमति नहीं ली गई तो वो सेवा विस्तार भी गैर कानूनी है, अवैध। अब उस पर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है कि सेनाध्यक्ष को आचार संहिता के दौरान सेवा विस्तार क्यों दिया गया। उसमें कुछ लोगों का कहना है, अच्छे खासे बौद्धिक लोगों का कहना है कि नरेंद्र मोदी को डर है कि यदि उसने चुनाव में बेईमानी की, नतीजों में बेईमानी की, तो हो सकता है लाखों हिंदुस्तानी सड़कों पर निकल जाए, धरने होने लगे, प्रदर्शन होने लगे, मोर्चा होने लगे, जुलूस निकलने लगे, घेराव होने लगे, तो उसको ये सेना से कुचलवाने की तैयारी कर रहा है। मतलब कि मोदी भारत को बिल्कुल उत्तर कोरिया की दिशा में ले जाना चाहते हैं। जैसे उत्तर कोरिया में एक पागल तानाशाह बैठा हुआ है, किम जोंग उन, है ना, एक से एक पागल वाला काम करता है, तो उसी उत्तरी कोरिया के परिचिह्नों पर भारत को मोदी जी ले जाना चाह रहे हैं। और एक और बात है जो कि वो भी चर्चा है कि जो चंद्रचूड़ साहब हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, भारत के चीफ जस्टिस हैं, आजकल गर्मी छुट्टियां चले सुप्रीम कोर्ट की, तो वो छुट्टी पर हैं। उनसे भी लोग सोशल मीडिया पर अपील कर रहे हैं कि चंद्रचूड़ साहब आप तुरंत लौटिए, तुरंत आप ड्यूटी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यदि चुनाव आयोग की बेईमानी को कोई एक संवैधानिक संस्था रोक सकती है तो वो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है। मैं भी इस वीडियो के माध्यम से चंद्रचूड़ साहब से अपील करूंगा कि आप सर तुरंत लौटकर ड्यूटी ज्वाइन कीजिए, जिससे सरकार पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव रहे कि सुप्रीम कोर्ट सारी चीज़ें देख रहा है। और पटना के संदर्भ में भी बात करूं तो पटना में आप जानते हैं एन कॉलेज जो है, एन कॉलेज में अनुग्रह नारायण कॉलेज में मतगणना होगी, तो वहाँ मेरे कुछ लोग रहेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से वो पूरी नज़र रखेंगे कि कोई चुनाव में धांधली नहीं हो, बेईमानी नहीं हो। और मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों से अपील करता हूँ कि यदि नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के गिरोह ने जनादेश की चोरी करने की कोशिश की तो आप चुप नहीं बैठिए, आप उसका पुरजोर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कीजिए, क्योंकि पूरे देश का जो लोकतंत्र है वो दांव पर लगा हुआ है, भारत माता की इज्जत दांव पर लगी हुई है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।